हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रैपिड रिवीजन का जो क्लास 10 है, 10 के चैप्टर कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषि को देखेंगे कि कृषि होता क्या है। जैसे कि आप लोग हमारे क्लास को जितने लोग लगभग देखेंगे, एक ग्रामीण इलाका से ही देखेंगे। तो जितने लोग ग्रामीण इलाका से देखते हैं, लगभग उनके माता पिता संलग्न रहते हैं कृषि में, अर्थात में अगर अपने लैंग्वेज में कहूँ तो खेती में सब लोग संलग्न रहते हैं। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे चैप्टर के माध्यम से कि होता क्या क्या चीज है, मतलब कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है और क्या क्या चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज के चैप्टर कृषि को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे कृषि, तो कृषि को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कृषि जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में अगर आप लोग कृषि को इंग्लिश में लिखोगे बाबू तो क्या लिखते हो? एग्रीकल्चर लिखते हो। तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द है, लैटिन आप लोग जानते होंगे। अब जो एग्रीकल्चर है ये दो लैटिन शब्द से मिलकर बनता है, एक तो एग्री हो जाता है, दूसरा हमारा कल्चर हो जाता है। एग्री का बाबू मतलब होता है कृषि और कल्चर का मतलब होता है खेती। जबकि मैं आम बोलचाल में, आम भाषा में बात करूं तो कृषि का ही मतलब होता है खेती। ठीक है, अगर मैं अब इसको डिफाइन करूं एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर का मतलब है कि कृषि करना अर्थात खेती करना, बट कहां पे करना बाबू? जमीन पे करना। यानी कि जो हम लोग कृषि करेंगे कहां पे करेंगे? जमीन पे करेंगे, लैंड पे करेंगे। ठीक है, आगे देखो कृषि क्या है कि फसलें, सब्जियां, फल फूल और पशुपालन, ये सभी हमारे किस क्षेत्र में आ जाते हैं? कृषि में आ जाएंगे। यानी कि आपका फल उगता है, या फिर मतलब सब्जी बोते हैं, या फिर मतलब कोई अनाज उग जाते हैं, या फिर पशुपालन करते हैं, तो ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? कृषि में आ जाएंगे। भारत के लगभग 2/3 आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। मतलब जो इंडिया है, इंडिया के लगभग 75% लोग कृषि पे ही डिपेंड है। आज के टाइम में भी कृषि पर ही क्या है? डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए जो कृषि होती है वो एक प्राथमिक क्रिया होती है। मतलब आप लोग टेरिटरी पढ़े होंगे, मतलब सेक्टर पढ़े होंगे, जिसको हम लोग आम बोलचाल में क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। मतलब क्या होता है? प्राथमिक का बाबू मतलब होता है जो कि नेचुरली मिलता है। तो हमारी कृषि भी क्या है? नेचुरल है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि ये भी हमारी क्या है भैया? प्राथमिक है। आगे अगर चलूं तो कृषि हमारे देश की प्राचीन क्रिया है। ये तो आपको पता ही है कि पिछले पुराने समय से लगभग 6000-7000 वर्षों से हमारी कृषि होती आ रही है। यानी कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब से मतलब जौ वगैरह मिला, तभी से तो खेती धीरे धीरे चालू हो गया। और खेती चालू होने से हमें फायदा भी हुआ कि जो उस टाइम के बर्बर लोग थे, बर्बर का मतलब होता है असभ्य लोग जो थे भैया, धीरे धीरे सभ्य बनने लगे। जो लोग खानाबदोश थे वो लोग क्या होने लगे भैया? स्थिर होने लगे। ठीक है, इस चीज का पता चलता है। समय के साथ साथ खेती के तरीके में बदलाव भी आया है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया, मतलब जैसे जैसे प्रकृति का बदलाव होते गया, वैसे वैसे क्या होता गया भाई? खेती में तरीका बदलता गया। अगला देखिए, ये तो मैंने बता दिया। अब देखना है हम लोग को भारत में कृषि के प्रकार, मतलब जो इंडिया है यहाँ पे कितने प्रकार की खेती होती है। तो देखिए मैंने पहला लिखा है प्रारंभिक जीवन, या फिर जिसे प्रारंभिक जीविका, या फिर जिसे निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। इसी को दूसरी भाषा में कर्तन या फिर स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। अब सवाल उठता है बाबू कि सर कर्तन क्या है? तो कर्तन का बेटा मतलब होता है कि एक जगह से हटाकर दूसरे जगह शिफ्टिंग करना, उसी को हम लोग कर्तन करते हैं। मतलब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई जंगल है, ठीक है। अब जंगल में मैंने कोई खेती कर दिया, खेती बाड़ी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब उस टाइम में यहाँ की क्या होगी? जो उर्वरकता शक्ति होगी, उर्वरकता का बाबू मतलब होता है जो इसके पास फर्टिलाइजेशन का पावर होगा वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समाप्त होने के बावजूद मैं क्या करूंगा? अब इस जगह को छोड़कर मैं यहाँ पे फिर से आकर यहाँ पे जंगल को साफ करूंगा, फिर से यहाँ पे खेती करूंगा। तो इसी को हम लोग कर्तन कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला हमारा आता है गहन जीविका कृषि। उसके बाद हमारी आएगी वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम लोग रोपण कृषि भी कहते हैं। और इसी रोपण कृषि में मैं आपको बताऊंगा कॉफी, टी, इन सब के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइन बाई लाइन से देखते चलते हैं। आगे देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है।
विश्व की 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। संलग्न का बाबू मतलब होता है कि विश्व की अर्थात मतलब पूरी दुनिया की लगभग 50% लोग कृषि पे डिपेंड है, मतलब कृषि पे कार्य करते हैं, कृषि में संलग्न का मतलब क्रिया करते हैं। ठीक है, भारत के 2/3 लोग अब तक कृषि पर निर्भर है। 2/3 का मतलब होता है बाबू लगभग कह सकते हैं टोटली में का 2/3 लोग किस पे डिपेंडेंट है, तो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, आगे चलिए। कृषि या फिर खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, यानी जो हमारी खेती है या फिर जो कृषि है उसको हम लोग सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। अब देखो यहाँ पे निवेश का मतलब क्या होता है बाबू। निवेश का मतलब होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, तो खेती में करने के लिए भैया मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा किस किस जगह पे लगेगा, तो वही बताया हुआ है कि वो पैसा हमारे बीज खरीदने में लग जाएगा, उर्वरक यानी कि खाद वगैरह खरीदने में लग जाएगा, कोई मशीन खरीदने में लग जाएगा, और तो और साथ में मुझे मजदूरी कराने के लिए मजदूर की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी पैसा लेगा, तो उसमें भी लग जाएगा। ठीक है, जुताई में लग जाएगा, खेत की भैया जुताई करवाएंगे, बुआई में लग जाएगा, निराई में लग जाएगा। सवाल यहाँ पे उठता है निराई क्या है। निराई का मतलब होता है आपके खेतों में खरपतवार अगर इकट्ठा हो जाता है तो निकलवाने को ही हम लोग क्या कर देते हैं, निराई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, और कटाई इसके सब क्रियाएं हैं। इस तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी उत्पादन आते हैं। मतलब कि इस ये जो भी मतलब कृषि होती है भैया, इसी में हमने पहले बताया ना कि पशुधन इसी में आता है, मतलब पशुपालन इसी में आता है, तो भाई डेयरी भी तो क्या आएगा, इसी में आएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग गहन प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, अगर मतलब परीक्षा में आ जाए तो कैसे आप लिखेंगे। भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि। अब देखिए आदिम कृषि, आदिम का मतलब क्या होता है बाबू, पुराना। ठीक है, आदिम का मतलब क्या होता है, पुराना। पुराना कृषि औजार जैसे कि लकड़ी के हल और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। मतलब ये क्या होती है, एक तरह से करें ये छोटी कृषि की जाती है भैया, ना कोई आधुनिक कोई उपकरण लगाया, ना कोई मतलब बाहर से मजदूर लगाया, बल्कि जो परिवार के लोग हैं वही है। अब ऐसी खेती के लिए मतलब कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, छोटा जमीन होगा भाई, छोटा जमीन होगा तभी ना कोई बाहर का नहीं लगा सकता है, तो वही चीज मैंने कह दिया। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अर्थात कहने का मतलब देखिए, ऐसी जो होती है यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में क्या होता है कि आपकी सब जो भी स्थिति है, या तो परिवार के ऊपर टिकी है, नहीं तो मानसून के ऊपर टिकी है, यानी प्रकृति के ऊपर टिकी है। उसके पास भैया आधुनिक कोई भी औजार नहीं है, जैसे कि मतलब ना ही उसके पास ये मोटर है कि वो पानी डाल सके, सिंचाई कर सके, ना ही उसके पास हल करने के मतलब जुताई करने के लिए हल है, मतलब कुछ भी नहीं उसके पास, पुराने समय की सब चीजें। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए गहन जीविका कृषि की समस्याएं क्या क्या चीज है। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का लगातार बंटवारा होना, जिससे क्या हो जाएगा, जमीन छोटी पड़ जाएगी। अब भैया अगर लगातार आप बंटवारा करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा आपका भूखंड है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिएगा, इतना बड़ा भूखंड है, आपके पापा सपोज देख लीजिए 2 भाई, अब ये बांट लिए, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, 2 भाई में बट गया। सपोज दैट मानिए आप अब 3 भाई हो गए, तो आप क्या करेंगे भैया कि इसमें भी बंटवारा कर देंगे, 1 2 3, ये 3 हो गया। अब बताइए आपके पास सिर्फ इतना ही भूखंड आया, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, जनरेशन में जो जमीन की बंटवारा हो जाती है वो भी हमारी एक समस्या हो जाती है। दूसरा, इसका आकार में छोटा होना। भैया यदि आप बंटवारा लगातार करते जा रहे हो तो क्या होगा, उसकी आकार जो होगी यानी कि कह सकते हैं जो शेप होगा वो छोटा होते जाएगा। यहाँ मैंने वही चीज दिखा दिया है। आगे आ जाओ, पलायन करना पड़ेगा। भैया कुछ रहबे नहीं करेगा तो पलायन तो करना जरूरी हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि दुनिया में कहा जाता है सब चीज को आप मना सकते हो लेकिन अपने पेट को कभी नहीं मना सकते हो। तो इसलिए अगर आपके पास संसाधन नहीं बचेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर पलायन क्या चीज होता है। तो पलायन का मतलब बाबू होता है आपका एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह चले जाना, वो हमारा पलायन कहलाता है। ठीक है, छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती है। रहेगी भी कैसे, मान लीजिए आपके पास 50 केजी चावल ही हुआ, ठीक है, या फिर धान हुआ, ठीक है, तो 50 केजी धान में अब आप 4 परिवार हो तो पहले खाओगे कि पहले बेचोगे? तो पहले खाने के लिए रखोगे, भैया बचबे नहीं करेंगे तो बेचेगा क्या तुम? तो इसीलिए मैंने कहा बाबू कि यहाँ पे कोई भी इससे लाभप्रद यानी कि हमें कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अगला देखो,
गहन जीविका निर्वाह कृषि के बारे में बताया फिर से कि इस प्रकार की खेती उन क्षेत्र में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अर्थात मेरे कहने का है कि वैसी जगह पे ऐसी कृषि की जाती है जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो और भूमि क्या हो, छोटी हो। भैया जनसंख्या जहां ज्यादा हो और भूमि छोटी हो तो वहां पे क्या करेंगे भैया, कम ही ना पैदावार होगा, तो उसी चीज को करें। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में उर्वरक। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, अधिक आपको उर्वरकता की आवश्यकता पड़ेगी। उर्वरकता क्या होता है, मतलब अधिक उसमें खाद डालोगे तभी जैसा आप खाद डालोगे वैसा वो पैदा होगा। फिर अगर अधिक खाद भी डाल देते हो तो तुम खुद ही खाओगे, तो उससे तुम खुद ही बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक आता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में क्या आते हैं, वाणिज्य कृषि जो होती है यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कमर्शियल क्रॉप के नाम से जानते हैं। अब देखिए पर्सनली जो वाणिज्य कृषि बाबू होता है उसको व्यापार करने के लिए बोया जाता है, तो उसका मेन फंडा क्या होगा। अब मैं अगर खेती करता हूं, सपोज देखिए मैं अगर खेती करूं और इसका मेन फंडा यही कि व्यापार करने के लिए करूंगा, तो उसमें कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है, सिर्फ पैदावार बढ़ाना है। तो इसमें क्या करेगा भैया, पैदावार की बिक्री करेगा। भाई जो पैदा होगा उसको बढ़ा दूंगा और उसको क्या कर दूंगा, सप्लाई कर दूंगा, अर्थात मतलब कि बेच दूंगा। फिर आधुनिक संसाधनों द्वारा उपजाना, और इसको मैं जहां से जितना ज्यादा मतलब कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि जो भी इस टाइम में संसाधन है मतलब न्यू उपकरण जो है उनसे क्या करूं कि मैं खेती को अच्छे से अच्छे ढंग से करूं ताकि मुझे अच्छा पैदावार हो। जैसे देखते रहे इस समय सीड्स का उपयोग होता है और मतलब अलग अलग तरीके से जुताई की जाती है ताकि अधिक पैदावार होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर अगला अधिक पैदावार वाला बीज, मतलब हम बीज भी जो लगाएंगे, जो सीड भी लगाएंगे वो ये सोच कर लगाएंगे कि मतलब अधिक पैदावार हो, उससे क्या हो। जैसे आप देखे होंगे पापा आपके बात करते होंगे, कृषि करते होंगे तो खेती पे डिपेंड होंगे तो करते होंगे तो कि पता लगाइए ना कि कौन सा बीघे पे ज्यादा 4 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसे बीघा पे मतलब पता लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का उपयोग होता है। क्यों होगा भैया, क्योंकि इसको बढ़ाना है ना, ये थोड़ा ना है कि 50 केजी में हमें संतुष्टि हो जाएगी, नहीं नहीं, जितना ज्यादा हो जाए तो इसमें मैं क्या करूंगा, जितना ज्यादा केमिकल का मतलब प्रयोग करूंगा कि भाई मुझे सिर्फ कमाना है, पैसा से मतलब है, आप खाकर बीमार हो जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी कृषि कहां कहां पे की जाती है, आपके पंजाब में की जाती है, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, बिहार में की जाती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है इत्यादि। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। और मेरा एक चीज आपसे कहना है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि एक छोटे टीचर होने के बावजूद भी मैं शीर्ष पे पहुंच सकूं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अब हम लोग रोपड़ कृषि के बारे में। ठीक है, अब रोपड़ कृषि में क्या क्या चीज होता है भैया, तो ये बड़ी पूंजी, बहुत सारे कामगारों की इसमें जरूरत पड़ती है भैया। जैसे आप लोग खेती देखते होंगे, खेती में धान जब रोपने का टाइम आता है यानी रोपड़ करने का टाइम आता है तो उसमें देखते हैं कितने लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि उसमें 2 फंक्शन होते रहते हैं, 2 कार्य एक साथ होते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बीज को उखाड़ना और बीज को ले जाकर रोपना, ये 2 कार्य होते रहते हैं, जिसके कारण मुझे क्या चाहिए भैया, कामगारों की ज्यादा जरूरत होगी। मतलब उसमें मुझे काम करने वाले कितना मेंबर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। साथ साथ में जब मैं मेंबर को ज्यादा लगाऊंगा तो उसमें पैसा भी तो मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की मुझे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी भैया। अब देखिए आगे, बीज के विपरीत पौधे से कृषि करना, मतलब कि बीज के इसमें क्या होगा, विपरीत होगा। सही तो बात है। अब आप क्या करते हो, बीज तो हरा हरा लगाते हो, लेकिन क्या धान निकालते हो तो उसको बीज जो लगाए हो उसी के जैसा निकालते हो, नेवर, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसे बड़े क्षेत्रों में उपजाया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है भैया। धान को रोपने के लिए 1 बीता की जगह थोड़ा लेते हो, लंबा जो, क्या क्यारी में धान को रोपते हो, नहीं, खेती बाड़ी करते हो। अब इसमें रोपण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे चाय आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा, ये सभी आपके रोपड़ कृषि के एग्जाम्पल हैं। अब देखो अगला हमारा टॉपिक आता है सस्यन फसल, यानी सस्यन फसल का मतलब क्या होता है, तो फसल के प्रारूप को देखना है, हम लोग कहते हैं कि सस्यन फसल कहलाता है, जिसमें हम लोग के फसल के प्रकार को देखना रहता है कि कौन कौन से फसल के प्रकार होते हैं। इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक तो रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है और एक हमारा जायद फसल होता है। ठीक है, रबी फसल के बारे में देख लो। जो रबी फसल होता है यह जाड़े में उगाई जाती है, जिसके कारण क्या कहा जाता है इसको कि ये हमारी जाड़ी की फसल है, ये कहा जाता है। इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है, मतलब इसको बोने का टाइम क्या है, याद ध्यान देना, रबी को बोने का टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, और कटाई का टाइम क्या है, अप्रैल से जून। इनकी मुख्य फसल क्या क्या है, इसमें गेहूं आता है, मटर आता है, चना आता है। ठीक है, खरीफ में आ जाओ।
खरीफ गर्मी में उगाई जाती है, जिसके कारण इसे गर्मी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका बुआई का जो टाइम है बाबू जुलाई से अगस्त है। ये बुआई का ना बुनाई हो गया है। ठीक है, बुआई में जुलाई से अगस्त होता है। कटाई जो होता है सितंबर से अक्टूबर होता है। और मुख्य फसल इसकी जो है धान और मक्का है। ठीक है, अगला आ जाओ जायद फसल। अब देखो जायद फसल जो होती है बाबू रबी और खरीफ दोनों के बीच में होती है। जिसे आप लोग गर्मियों में खाते हैं, गर्मियों में बहुत एंजॉय लेते हो, उसी को खा खा कर, मतलब गर्मी का सीजन चलता रहता है, बड़ा खुश रहते हो, उसी को खाते हो। क्या उसका नाम रहता है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ये सभी हमारे किस में आते हैं? जायद फसल में आते हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें दाल के बारे में बात अगर करूं तो भारत उत्पादन और उपभोग दोनों में प्रथम है। अब प्रश्न आता है सर उत्पादन और उपभोग क्या चीज है? उपभोग में अंतर क्या है? बाबू उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। ठीक है, तो उसमें भी भारत तो नंबर 1 आता है, बट उपभोग करने में मतलब कि खुद ही ग्रहण करने में भी किसमें आता है? नंबर 1 पे आता है। अर्थात मेरे कहने का है दाल का उपयोग मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और खा भी जाता है। कौन? भारत। ठीक है, इसके मुख्य राज्य कौन कौन से जहां पे उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है, अनाज के अलावा अन्य खाद्य फसलें, अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी और भी फसलें होती हैं। इसमें पहला मैंने लिखा है गन्ना, जिसको आप लोग कहते हो शुगर केन। इसके लिए गर्म और आर्द्र क्लाइमेट की जरूरत होती है, यानी आपका मौसम जो हो गर्म हो, आर्द्र हो। आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिडिटी हो। ह्यूमिडिटी का मतलब कि हल्का फुल्का मतलब कह सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? देहाती भाषा में घनसमा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा मौसम हो। तापमान में 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसको चाहिए। इसके उत्पादन में ब्राजील पहला और भारत दूसरा स्थान है। एक चीज याद रखे रहना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 पे आने वाला कौन सा देश है? तो ब्राजील है और दूसरे पे आता है हमारा भारत देश। तिलहन में देखो भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका एग्जाम्पल है सरसों, नारियल, मूंगफली। ये सभी हमारे इसके एग्जाम्पल है। अगला आता है हमारा मूंगफली। भारत में पैदा होने वाला तिलहन में 50% हिस्सा मूंगफली का होता है। मतलब 50% में आपके सरसों के हो जाएंगे, अलसी हो जाएगा, या फिर जिसे आप लोग क्या बोलते हो, तीसी बोलते हो, वो हो जाएगा, या फिर मतलब अलग अलग हो सकते हैं। बट इसका 50% मतलब आप उन सभी को एक तरफ रख दीजिए तो वो लोग 50% हो गए, जबकि मूंगफली 50% भारत में उपजा लिया जाता है। ठीक है, यह खरीफ फसल है। ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूंगफली कौन सी फसल है तो उसको लिखिएगा खरीफ फसल है। ठीक है, इसको खरीफ फसल बोला जाता है। उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है इत्यादि। ये सभी हमारे क्या है? उत्पादक राज्य है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को पढ़ना है चाय के बारे में। ठीक है, चाय जो है इसको उगाने के लिए गर्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, यानी कि जितनी हमारे पास गर्मी रहेगी उतने चाय बेटर होगा। इसके उत्पादन में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादक इसके राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान में सुन लीजिएगा। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ी खास चाय के लिए मशहूर है। भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। मतलब चाय में अगर कोई पूछता है कि चाय में सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, तो हमारे भारत में। अगला हमारा टॉपिक आता है कॉफी। भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की जो उगाया गया कॉफी है। ठीक है, शुरुआत में इसको बाबा बुदन की पहाड़ियों में उगाया गया था। इसकी मांग पूरे विश्व में है। नोट यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2018 में भारत बागानी फसल के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता था। यानी कि चीन के बाद चीन नंबर 1 पे है और चीन के बाद सेकंड पे भारत है। ठीक है, अखाद्य फसलें में अब आते हैं। अखाद्य फसलें में पहला मैंने लिखा है रबड़। रबड़ कहाँ पे कौन से उत्पादक राज्य है उसकी अगर चर्चा करूं तो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान और निकोबार है, ये भारत के हैं। ठीक है, अब रबड़ के लिए उत्पादन के लिए कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है? तो आर्द्र और नम क्लाइमेट रहना चाहिए। यहाँ जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की भी आवश्यकता होती है। व्हाट यू मीन बाय तापमान? मतलब तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए। अब देखिए उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में रबड़ की खेती होती है। उष्ण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे शब्दों पे, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में रबड़ की खेती होती है। भूमध्य क्षेत्र रबड़ की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। जो भूमध्य क्षेत्र होते हैं वो सबसे क्या है भैया? बेटर है। किसके लिए? तो आपके रबड़ के लिए। अगले टॉपिक पे आते हैं जिसको कहा जाता है कपास।
तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि भारत को तीसरा नंबर पे कपास के उत्पादन में रखा गया है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 दिन तक पाला रहित तेज धूप, मतलब यहाँ पे 210 दिन तक जहां भी जूट बोया जाता है, देखिएगा सॉरी जूट नहीं, कपास जहां बोया जाता है 210 दिनों तक क्या नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। फसल पकने में कितना दिन का टाइम लगता है, लगभग 6 से 8 माह लग जाता है। ये होते कहाँ पे, कपास की खेती कहाँ पे होती है, ऐसे देखो, ऐसे कहोगे सर बिहार में भी तो कपास की खेती होती है। बाबू वो खेती नहीं होती है, वो सिर्फ पेड़ इकट्ठे उपज गए बस हो गया। जहाँ पे खेती होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो खेती वाले जगह पे है हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ही क्या किया जाता है बाबू, कपास की खेती की जाती है। अगला टॉपिक हमारा आता है जूट। जूट की कहाँ उत्पादन होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है, असम में होता है, उड़ीसा में होता है। इसके लिए क्या चाहिए, तो अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ क्षेत्र चाहिए, जहां से मतलब कि जल की निकासी होती हो। दूसरा फर्टाइल क्या हो भैया, मिट्टी हो वहां की। ठीक है। इसके बाद देखिए एक आता है हमारा भूदान। भूदान टॉपिक है। ठीक है। भूदान की शुरुआत जो है कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना प्रथम से स्टार्ट होती है। इसमें क्या कहा गया था बाबू कि कृषि पे क्या होना चाहिए, कुछ मतलब अच्छी कृषि को करना चाहिए, मतलब कि कृषि के बारे में उस पर कहा गया था। मेन उसका जो फंडा था, मतलब कह सकते उसके जो किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, मतलब कि उसमें कुछ सुधार किया जाए। और इसका मतलब कह सकते हैं जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको मतलब कि भूदान योजना के तहत उन्हें भूमि भी प्रोवाइड किया गया था। इसमें एक सबसे मतलब कह सकते हैं मुख्य आते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भावे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विनोबा भावे जिन्होंने की शुरुआत की थी भूदान आंदोलन, और उन्होंने बहुत सारे मतलब कह सकते हैं गरीबों को भूदान भी दिया था। तो आपके जो कृषि चैप्टर थी अर्थात जो एग्रीकल्चर चैप्टर था, अभी ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मुझे आशा है आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमसे पढ़कर अच्छे से समझे होंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, 2-4 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। इस वीडियोस में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।